व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मनी कॉइन। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट लेक्चर है। मॉनेटरी पॉलिसी और मॉनेटरी साइकिल को आपने समझना है, किस तरह जो है वो इम्पैक्ट करती है पूरी की पूरी कंट्री के इकनॉमिक को। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, किस तरह काम करता है, उसकी डिसीजन मेकिंग क्या होती है, प्रायोरिटाइज क्या करती हैं चीज़ें, करेंसी को कब स्ट्रेंथन करना है, कब वीक करना है, कब इकनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, कौन से फैक्टर हैं जो सेंट्रल बैंक उनको देखकर आगे पीछे करके अपने जो एम है, मतलब जैसे अगर वो करेंसी स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, इकनॉमिक स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, तो वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनको वो मद्देनज़र रखते हुए अपने डिसीजंस लेते हैं। तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ चलते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा टेक्निकल कोर्स जो है अगले महीने से फ्री ना होगा, ये पेड कोर्स है, आप इसको हासिल करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँ सेंट्रल बैंक करते हैं। सेंट्रल बैंक एक्चुअली आप कंट्रोल करता है मनी सप्लाई, डिमांड, डेब्ट एंड रिजर्व्स। इसको समझना है, थोड़ा बेसिक का कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। मनी कंट्रोल का मतलब है कि मनी सप्लाई, कितना पैसा छापना है, कितने डॉलर छापने, कितने नहीं पब्लिश करने, ठीक है, कितने डॉलर प्रिंट करने, कितने नहीं करने। तो वो क्या डिसाइड करके वो जो डॉलर, ऐसा नहीं है एक दिन के बैठ के सारा डॉलर आपने वो प्रिंट करते रहो, इससे डॉलर की वैल्यू डाउन होगी। तो वो क्या देख के जो है ना वो डॉलर को प्रिंट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ आगे। और उसके बाद जो है सेकंड आपको अगर मैं बताऊँ वो है डिमांड। ठीक है, मार्केट में डिमांड, ठीक है, मनी की कितनी डिमांड है इस वक्त, इन्फ्लेशन कितना है, आइदर स्पेंडिंग कितनी है, ठीक है, वो है। तीसरा डेब्ट, जो डेब्ट रिजर्व बैंक लेता है, ठीक है, इस वक्त यूएस के ऊपर बहुत ज़्यादा डेब्ट है, उसको ही मॉनिटर करता है, उसको कंट्रोल करता है। और इसके अलावा लास्ट में रिजर्व्स रखते हैं गोल्ड के, करेंसीज़ के, ताकि कभी कभी भी अनस्टेबिलिटी आए तो उनको यूज़ किया जाए। तो ये चीज़ें थी जो सेंट्रल बैंक जिसको कंट्रोल करता है। असल चीज़ जो नोट करनी है, जो मैंने हाईलाइट करके बताया, इनकी जो रेगुलर मीटिंग, एज अ ट्रेडर आपको क्या देखना, इनकी रेगुलर मीटिंग पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं वो क्या एक्सेस करते हैं, क्या डिसाइड करना होता है उनको। वो डिसाइड ये करते हैं भी हमने करेंसी को स्ट्रेंथ करना है, जिसमें हाईलाइट करके बताया यहाँ, तो इकनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। तो उनका मकसद होता है करना क्या है, जो पॉलिसी मेकिंग या रेगुलर मीटिंग में डिसीजन होते हैं ना, इन दोनों में से एक डिसीजन होता है। अब इसको करने के लिए मैंने यहाँ पे एज अ गोल्ड ट्रेडर, हमारा ट्रेडिंग के लिहाज से तो हमने गोल्ड ट्रेडिंग को फोकस किया है। वीडियो बड़ी हो जाएगी, मैं थोड़ा आगे आगे आपको इन डेप्थ में सारी चीज़ें बताता हूँ। तो वो इन चीज़ों को मद्देनज़र, अगर करेंसी को स्ट्रेंथ करना है, उनका एम अगर इकनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, तो वो चार चीज़ों को जो है ना फोकस करते हैं: इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन कंट्रोल, करेंसी स्ट्रेंथ और डायरेक्ट सेम बाइंग गोल्ड की और सेलिंग की। इनको हम आगे मूव करके देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, सेंट्रल बैंक पॉलिसी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस गोल्ड, क्योंकि हम हमारी वीडियो स्पेशली आप फॉरेक्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम फंडामेंटल, हम थोड़ा ज़्यादा इन डीप गोल्ड की तरफ जा रहे हैं क्योंकि गोल्ड ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस। गोल्ड ट्रेडर ज़्यादातर क्या करते हैं, क्लोजली मॉनिटर करते हैं पॉलिसीज़। जब भी पॉलिसीज़ अनाउंस होती है, मैंने आपको एक वीडियो में फॉरेस्ट फैक्ट्री की था, वहाँ पे एफओएमसी की मीटिंग का डेट लिखी होती है, टाइम लिखा होता है, तो आपने उसको देखना होता है। बिकॉज इट अफेक्ट इन्फ्लेशन, इट इंटरेस्ट रेट, करेंसीज वैल्यू, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस गोल्ड प्राइस, ठीक है। तो इसलिए कि इनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये बहुत मैटर करती है। अच्छा, अब अगली बात मैं आपको बताऊँ। When central bank adjust rate और मनी सप्लाई, इट इम्पैक्ट करेंसी स्ट्रेंथ। मिसाल के तौर पे मैं आपको अभी बताऊं कि अगर वो रेट कम कर देते हैं, इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, तो जो इन्वेस्टर हैं वो क्या करते हैं, अपना पैसा बैंक से निकाल के, ठीक है, किसी एसेट में लगाते हैं, जैसे गोल्ड है। तो क्योंकि भाई वहाँ पे उनको इंटरेस्ट कम मिल रहा है, तो उनको वो वहाँ पे थोड़ी वो बाइंग करेंगे, ठीक है। तो ये एक रीज़न है, ठीक है, ये एक रीज़न है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसमें जो है ना वो बाइंग और सेलिंग इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा मैं आपको इसका रीज़न बताऊं, एक तो मैंने इंटरेस्ट रेट का बताया, दूसरी मनी सप्लाई, कब पैसा कितना प्रिंट करना है, वो भी आपको यहाँ से जो है ना वो सारा का सारा आपको पता चल जाएगा कि अब कितना प्रिंट करना है, इन्फ्लेशन कितनी है, इन्फ्लेशन कितनी कम है। तीसरी जो चीज़ है मेन, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, वो है इम्पैक्ट करेंसी की स्ट्रेंथ का, ठीक है। आपने इम्पैक्ट कितना रखना है, मतलब आप इधर आप करेंसी को जो है ना वो सॉफ्ट करना चाह रहे हैं या हार्ड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं गोल्ड की प्राइस को, ठीक है। अब
एक एक चीज़ में इन डेप्थ बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट में आगे मैंने बताई हुई हैं, वो मैं आपको डिस्कस करूँगा। अच्छा, सेंट्रल बैंक पॉलिसी डायरेक्ट इन्फ्लुएंसिंग गोल्ड। अब आगे हम मेन मुद्दे पे जो हमें बात करनी थी, सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट। जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को जो है बढ़ाता है तो होता ये है कि गोल्ड की प्राइस लेस अट्रैक्टिव हो जाती है, क्योंकि ये गोल्ड वो है जो आपको कभी भी, ठीक है, इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो इट डज़ नॉट अर्न इंटरेस्ट, सो प्राइस में फॉल। प्राइस अक्सर मतलब 80 to 90% प्राइस नीचे जाती हैं, ठीक है। आपने ये पहला कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये से सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट डाउन करता है तो गोल्ड की प्राइस जो है वो लेस अट्रैक्टिव होती है। रीज़न बता दिया मैंने आपको, रीज़न आपने रखने, कॉन्सेप्ट क्लियर रखने आपने। व्हेन इंटरेस्ट रेट जो है वो, ठीक है, कट किया जाते हैं तो गोल्ड बिकम्स मोर अट्रैक्टिव एज अ सेफ हेवन, सो प्राइस ऑफ्टन राइज। ठीक है, इसकी मिसाल, भाई अब आपने बैंक में पैसे रखे हैं, आपको पहले अच्छे खासा इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, अब आपको वहाँ से वो कम हो गया, अब आप बोलेंगे यार मुझे तो पैसे नहीं मिल रहे ना। अब वो पैसा जो इन्वेस्टर स्पेशली जो बिलियंस में पैसे होते हैं वो उठा के गोल्ड की तरफ चले जाते हैं, वो बाय कर लेते हैं, तो गोल्ड की प्राइस बढ़ जाती है। तीसरा, इन्फ्लेशन। इफ़ द सेंट्रल बैंक्स एक्शन लीड्स टू हायर इन्फ्लेशन, गोल्ड इज ऑफ्टन बॉट इज ए हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अगर जो सेंट्रल बैंक ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया है, ठीक है, हर चीज़ बहुत महंगी मिल रही है, महंगी मिलने से मतलब है जो करेंसी की वैल्यू है वो डाउन हो गई है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए गोल्ड को बाय कर देते हैं अगेंस्ट दी हेज। हेजिंग कहलाता है ये कॉन्सेप्ट, अगेंस्ट दी इन्फ्लेशन के लिए, ठीक है। तो ये बात अगेंस्ट द हेज, ये आपने यहाँ नोट करना है, ठीक है। स्टेबल इन्फ्लेशन, लोअर डिमांड फॉर गोल्ड। अब इन्फ्लेशन ही कम हो गई, ठीक है, बिल्कुल। अब जो है बहुत कम इन्फ्लेशन होने से होगा क्या, या स्टेबल इन्फ्लेशन जिसको आप एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, तो उससे गोल्ड की प्राइस जो है वो स्टेबल की तरफ जाती है, जहाँ लोअर की तरफ जाती है। उससे होगा गोल्ड इज प्राइस इन यूएस डॉलर, इफ सेंट्रल बैंक स्ट्रेंथन देयर करेंसी गोल्ड बिकम द मोर एक्सपेंसिव फॉर द फॉरेन बायर, ठीक है। अगर वो अपनी करेंसी, सेंट्रल बैंक अपनी करेंसी को स्ट्रेंथ करना चाह रहे तो क्या होगा, गोल्ड की जो प्राइसेस है, ठीक है, जो सेंट्रल जो फॉरेनर इन्वेस्टर हैं, जो बायर हैं, ठीक है, उनके लिए गोल्ड महंगा हो गया है, क्योंकि $1 की वैल्यू बढ़ गई ना, तो ऑटोमेटिक जो है वो आपके लिए करेंसी स्ट्रेंथन हुई, ठीक है। जब करेंसी स्ट्रेंथन हो जाएगी तो गोल्ड जो है वो और मोर एक्सपेंसिव हो जाएगा जो फॉरेनर बायर्स हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, गोल्ड को बाय नहीं करते, ठीक है, क्योंकि आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये आपने करेंसी स्ट्रेंथनिंग वाला कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, असल चीज़ है इसमें कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। पहला इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट था, दूसरा मैंने आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल का बताया, ठीक है, तीसरा इसकी करेंसी स्ट्रेंथ है, ठीक है। अगर सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि वो अपनी करेंसी को, उनका मोटिव है स्ट्रेंथ करना गोल्ड को, सॉरी करेंसी को, ठीक है, करेंसी स्ट्रेंथन होगी, करेंसी और वैल्यू बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक जो है वो गोल्ड जो है बिकम मोर एक्सपेंसिव हो जाएगा बायर्स फॉरेनर्स के वो, तो इसलिए इसको बाय नहीं करेंगे, इसलिए उसकी गोल्ड की प्राइस जो है वो डाउन हो गई। अच्छा, वीक करेंसी ड्यू टू लूज मॉनेटरी पॉलिसी यूजुअली बूस्ट फॉर द गोल्ड प्राइस। अब करेंसी सपोज उनका मोटिव है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ाना, ठीक है, इस वजह से वो इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं, या इन्फ्लेशन को जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है, इस वजह से क्या होगा, करेंसी डाउन होगी, करेंसी डाउन होने की वजह से गोल्ड की प्राइस ऊपर जाएगी। सेंट गोल्डन, अच्छा एक ये मैम देखो, ये चार कॉन्सेप्ट आपको समझने, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन का डेटा, करेंसी का स्ट्रेंथ किसको इधर वो हॉविश है, डॉविश है, ठीक, उसके बाद सेंट्रल बैंक का एज अ रिजर्व जो है वो आपने देखना, सेंट्रल बैंक का बाइंग और डिमांड जो करिए, देखें बाइंग और सेलिंग टू मैनेज रिजर्व डायरेक्टली अफेक्टेड सप्लाई एंड डिमांड ऑफ गोल्ड मार्केट, ठीक है। तो ये आपने देखना है, ये चार चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स जो हैं वो आपने देखना है, करेंसी स्ट्रेंथ, ठीक, अगर उनका मोटिव करेंसी स्ट्रेंथ करना है, ठीक, इंटरेस्ट रेट है और इन्फ्लेशन कंट्रोल है, ये सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसी है अफेक्ट करती है गोल्ड को। अच्छा, ये मैंने इसको मज़ीद आसान करके बताया, बिल्कुल इस चीज़ को आप समझना है, इस कॉन्सेप्ट को आपने पी जाना है। शुरुआत करते हैं यहाँ से, एक कंट्री है जिसकी मईशत बहुत वीक है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है उसकी वीक है, ठीक है, स्लो हो गई है, तो वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट कम करते हैं। उस कम करने की वजह क्या है कि एक्चुअली स्पेंडिंग बढ़ाना चाह रहे हैं। मुल्क में जब इंटरेस्ट रेट कम होता है लोग बैंक से लोन लेना शुरू कर देते हैं,
फिर अपनी कारोबार शुरू कर देते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं। इससे क्या होता है कि पहले क्या हुआ, स्लो इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक स्लो हुई, लोअर इन्फ्लेशन, क्योंकि कोई चीज़ बाई नहीं कर रहा तो भाई कोई बाई नहीं करेगा तो इसकी ऑटोमेटिक उसकी डिमांड कम होगी, तो रेट कम हो जाएगा, ठीक है। लो इन्फ्लेशन होगी। अब लो इन्फ्लेशन के इंटरेस्ट रेट इन्होंने मज़ीद कम किया ताकि लोग पैसा खरीदें, बिजनेस बने, ठीक, उनको कम पैसा इंटरेस्ट पे जो है वो पैसा मिलेगा। उसके बाद इकनॉमिक ग्रोथ बढ़ी, ठीक है। फिर अगेन इकनॉमिक ग्रोथ होगी तो लोग ज़्यादा जो है ना चीज़ें बाइंग करेंगे। जब डिमांड बढ़ जाएगी, बाइंग ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन हायर हो जाएगा। जब इन्फ्लेशन हायर हो जाएगा तो आपका उसको कंट्रोल करने के लिए अगेन इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा ताकि लोग स्पेंडिंग ना करें, अपना पैसा जो है वो बैंक्स में अगेन रखें, ठीक है। वो इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है, फिर अगेन उसकी जो इकोनॉमिक स्लो होती है। ये साइकिल पे पूरा सेंट्रल बैंक काम करता है, इसको आपने मद्देनज़र रखना है। इस साइकिल को समझें, इस कॉन्सेप्ट को आपने समझना है, प्लीज़ मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी, कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है, ये जो है ना हायर स्टैंड के लिए होता है, ठीक है। जो मतलब इन्वेस्टर होता है उनके लिए होता है, वो एक्चुअली देखते हैं मनी सप्लाई, सेंट्रल बैंक कितना पैसा प्रिंट कर रहा है, डॉलर कितना प्रिंट कर रहा है, और इस वक्त जो है वो डिमांड क्या है, मतलब बोरिंग कॉस्ट क्या है, उसके अलावा कंज्यूमर स्पेंडिंग क्या है, उसको देखते हुए जो है ना वो ये मतलब सेंट्रल बैंक की पॉलिसी बनाने के कंपोनेंट है, ठीक है। और इस वक्त मुल्क पे कर्जा कितना है, रिजर्व हमारा रेशो क्या है, इसको ज़्यादा फोकस नहीं। असल चीज़ फोकस करने वाली ये है अंडरस्टैंडिंग द हॉकिशनेस एंड इट इम्पैक्ट ऑन दी गोल्ड प्राइस। इसको समझ गए आप मार्केट में छा जाओगे, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर आ गए। सेंट्रल बैंक के मैंने 4 कंपोनेंट बता दिए, सेंट्रल बैंक का मैंने साइकिल बता दिया है। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि इस चीज़ कॉन्सेप्ट को आपने पी जाना है। डेफिनेशन सही है, hawkishness refers to central banks' approach that focus on strengthening the country's currency often by control inflation। ठीक है, इनका फोकस क्या होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, दो फोकस होते हैं, आइदर कंट्री की करेंसी को ग्रोथ बनाना है या उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ बनानी है, ठीक है। दो चीज़ें जो है ना वो फोकस में है। तो हॉकिशनेस में कंट्री की करेंसी को फोकस किया जाता है। कैसे किया जाता है, बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हुए अपनी करेंसी की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। कौन से सेंट्रल बैंक एक्शन ले सकता है, राइजिंग इंटरेस्ट रेट, जैसे हमने पहले जिक्र किया, रिड्यूस मनी सप्लाई। अब मार्केट में आप पैसा ही नहीं दे रहे हो, ठीक है, सीधी सीधी बात है, जब मार्केट में पैसा ही नहीं होगा, वो प्रिंट ही नहीं करेंगे तो लोग कैसे बाय करेंगे, बाय नहीं करेंगे तो वो चीज़ की डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन कम हो गई, सीधा बात। दूसरा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो तो इन्फ्लेशन कम हो गई। इससे करेंसी, जब मार्केट में करेंसी रूटेड ही कम होगी तो ऑटोमेटिक उस करेंसी की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ये एक क्लियर कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल डिफाइन करके समझाएं। हॉकिश पॉलिसी इन इकोनॉमिक एक्सपेंशन टू प्रिवेंट द इकोनॉमी फ्रॉम ओवरहीटिंग टू कीप इन्फ्लेशन चेक। अच्छा, इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए भी ये ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। अगर मार्केट, जब आपकी इकोनॉमी ओवर हीटेड हो, ठीक है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए 2 मेथड इस्तेमाल किए, जैसे मैनिपुलेट इंटरेस्ट रेट एंड मॉनेटरी पॉलिसी, जो मैंने अभी बताया, इंक्रीज बोरिंग कास्ट, रिड्यूस जो है ना कंज्यूमर स्पेंडिंग। अब समटाइम ये होता है, इकोनॉमिक आप कंट्री में जो है ना ज़्यादा स्पेंडिंग हो रही है, हर बंदा चीज़ें बेच रहा है, हर चीज़ें बंदा ख़रीद रहा है, ज़्यादा कंज्यूमर स्पेंडिंग हो रही है, तो वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, मनी की सप्लाई कम कर देते हैं। अब बोरिंग कॉस्ट जो आप बैंक से बोरो कर रहे हैं उसमें इसकी बढ़ा देते हैं, तो ओवर हीटेड जो इकनॉमी है, ठीक है, जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही हीट हो गई, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको इन्फ्लेशन को मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। एज आप द ट्रेडर आपको 2 चीज़ों पे फोकस करना है, वो आपके लिए ये हैं, एज अ गोल्ड ट्रेडर एक ये चीज़ है, दूसरी चीज़ ये है, ये उनके लिए है जो फॉरेक्स के लिए फोकस करते हैं या अदर चीज़ में काम करते हैं। अच्छा, अब इफेक्ट ऑफ हॉकिशनेस ऑन द इकनॉमी, ठीक है, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ऐसे स्लोअर इकनॉमिक ग्रोथ जो है वो थोड़ी स्लो हो जाती है क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, रिड्यूसिंग बोरिंग एंड स्पेंडिंग कम हो जाती है। करेंसी स्ट्रेंथिंग जो है ना, हायर रेट में करेंसी स्ट्रेंथ की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, ये आपने। लॉन्ग टर्म की अगर बात की जाए, इकनॉमिक स्टेबिलिटी, लोअर इन्फ्लेशन, कंट्रोल ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्ग करेंसी। तो लॉन्ग टर्म में जो इसका इम्पैक्ट है ना हॉकिशनेस का, वो बढ़ जाता है। इससे 3 कॉन्सेप्ट आपने रखने हैं कि क्योंकि इन्फ्लेशन को उसने कंट्रोल किया है,
ठीक है। जब इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है तो आपकी ग्रोथ कंट्रोल होती है और आपकी करेंसी जो है वो स्ट्रेंथन होती है। तो लॉन्ग टर्म में आपने ये इम्पैक्ट देखना है। उसके अलावा रिड्यूस रिस्क टू जीडीपी एंड ट्रेड, स्टेबल इकनॉमी टू इम्प्रूव द इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकनॉमिक आउटलुक। ठीक है, तो ये भी जो है ना रिस्क जो है जीडीपी का जो बढ़ने का या इंटरनेशनल ट्रेड है वो भी जो है ना वो लॉन्ग टर्म में बहुत कम हो जाता है। तो आपको एज अ ट्रेडर इसको ये फोकस करना है शॉर्ट टर्म, क्योंकि हम इन्वेस्टर नहीं हैं तो हमारे लिए ये बहुत अहम होगा, हमारे लिए लॉन्ग टर्म में इतना अहम नहीं है। हॉकिशनेस एंड गोल्ड प्राइस का जो इंटरेस्ट इम्पैक्ट है वो कैसे है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो उस कंट्री की करेंसी जो है स्ट्रेंथन होती है, उससे गोल्ड की प्राइस जो है वो कम होती है। ठीक है, गोल्ड जो है वो बिकम मोर एक्सपेंसिव इन स्ट्रॉन्गर करेंसी, इन द टर्म ऑफ स्ट्रॉन्गर जो है ना करेंसी। तो ये चीज़ आपने इसमें से नोट करनी है। हायर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस द डिमांड फॉर गोल्ड एज हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अच्छा, दूसरा जो है इसके लिए गोल्ड प्राइस इन्फ्लेशन कंट्रोल, लेस इन्फ्लेशन, डिक्रीज डिमांड फॉर द गोल्ड एज सेफ इवेंट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था वही चीज़ें यहाँ पे दोबारा डिस्कस हैं। अब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, गोल्ड ट्रेडर्स इंटरप्रिटेशन। इसको आपके की टेक नोट्स फॉर द ये ट्रेडिंग आप करेंगे तो क्या देखेंगे, सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी का इंटरेस्ट रेट चेंज जो होगा उसको आपने मॉनिटर करना है। इकनॉमिक स्लो डाउन, ठीक है, इसको आपने नोट करना है। और करेंसी स्ट्रेंथ को आपने यहाँ से रिलेटेडली नोट करना है। स्ट्रॉन्ग करेंसी रिड्यूस द रिलेटिव वैल्यू ऑफ द गोल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट, ये आपने लाजमी नोट करना है, जिसको हम डॉलर इंडेक्स से मेजर करते हैं। इसको इकनॉमिक स्लो डाउन को जो हम जीडीपी से मेजर करते हैं, और इसके इंटरेस्ट रेट को हम इंटरेस्ट रेट से मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये एक जो पॉलिसी थी जो मैंने आपको बताई। अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं। डॉविशनेस क्या होता है, डॉविशनेस रिफर्स टू सेंट्रल बैंक्स पॉलिसी स्टैंड्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन आर रिसेशन। ठीक है, इसमें होता ये है कि इंटरेस्ट रेट जो है ना वो कम किया जाता है। ठीक है, ताकि इनकरेज किया जाए बोरिंग, ज़्यादा लोग बोरो करें। ठीक है, इनका मकसद क्या होता है, स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय मेकिंग बोरिंग चीपर एंड इनकरेजिंग स्पेंडिंग, ताकि लोगों को कम से कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा दिया जाए और अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएं, इनकरेज किया जाए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो जो है ना डॉलर की प्राइस कम की जाए। किस तरह करते हैं, लोअर बोरिंग कॉस्ट करते हैं, पहला ये सेंट्रल बैंक काम करता है। इंक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग, बूस्ट ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये इनका मकसद होता है। की फोकस क्या करना होता है इसमें, लोअर इंटरेस्ट टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। इसको आपने जो है ना हाईलाइट कर देता हूँ मैं, इसको फोकस करना है। नेक्स्ट पे स्लाइड पे चले जाते हैं। उसके बाद मैंने एग्जांपल दी थी कोविड के टाइम पे, ये देखें इन्होंने यही किया था कि अपना इंटरेस्ट रेट कम किया और स्टॉक मार्केट रिकवर किया और स्पेंडिंग बढ़ाई। अच्छा, उसके बाद इसका गोल्ड पे का इम्पैक्ट है। लोअर इंटरेस्ट रेट जब भी होता है तो ये आपने नोट करना है, मेक गोल्ड मोर अट्रैक्टिव सिंस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग गोल्ड विच डज नॉट अर्न इंटरेस्ट इट्स लोअर। ठीक, तो गोल्ड की प्राइस ज़्यादातर जैसे इंटरेस्ट रेट कम होने की न्यूज़ आती है तो आपने देखा होगा यहाँ कम होता है। तो अभी रिसेंटली भी आपने देखा होगा इंटरेस्ट रेट 4.5 से 5 हुआ और 4.5 से 4 हुआ, तो इस वजह से गोल्ड की प्राइस 38 से $39 चली गई। अच्छा, उसके बाद इकोनॉमिक स्टिमुलेट दूसरा है, अगर डॉविश पॉलिसी इंक्रीज द मार्केट लिक्विडिटी विच कैन लीड टू हायर गोल्ड डिमांड एज अ सेफ हेवन। ठीक, उसके बाद दूसरा ये दो चीज़ें, एक आपको मैंने लोअर इंटरेस्ट रेट का बताया। उसके बाद मईशत में जब भी इकोनॉमिक मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आती है, ठीक है, ठीक है, तो उस मार्केट के अंदर लिक्विडिटी की आने की वजह से कि गोल्ड की जो प्राइस है, डिमांड है, वो थोड़ी बढ़ जाती है। इस वजह से भी ये जो है डॉविशनेस जो है ना इम्पैक्ट करता है गोल्ड की प्राइस पर। उसके बाद मैंने एक एग्जांपल बताई है, ठीक है, उसमें आप इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एग्जांपल है 2025 की पॉलिसी में अभी जो है रिसेंटली अच्छा, ये एग्जांपल मैंने हॉकिश की नहीं दी हुई है। जब इसमें इन्फ्लेशन बढ़ा था तो सेंट्रल बैंक ने जो है एक हॉकिश स्टैंड लिया था, जिस वजह से जो है उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। बढ़ाने की वजह से जो करेंसी स्ट्रेंथन हुई थी और जो गोल्ड की प्राइस जो है वो नीचे आई थी। उसके बाद गोल्ड ट्रेडर्स इंटरप्रिटेशन की नोट फॉर गोल्ड ट्रेडर, जिसे मैंने आपको बताया वही इंटरेस्ट रेट है, इंक्रीज इन स्पेंडिंग है, मॉनेटरी सेंट्रल पॉलिसी है, डॉविशनेस है। ठीक है, ये वही चीज़ें हैं। मैंने इसको मज़ीद एक मतलब आपके लिए नोट्स बनाने के लिए इसको अलग बनाया हुआ है। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑन फाइनेंशियल मार्केट, तो 4 फाइनेंशियल मार्केट होते हैं। करेंसी मार्केट होती है, ये आपने मॉनिटर करना है। जब भी डॉलर की प्राइस जब भी इंटरेस्ट रेट कट होता है तो आपकी करेंसी जो है वो डीवैल्यू होना शुरू हो जाता है।
तो आप अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आपने करेंसी मार्केट को इंटरेस्ट रेट के साथ देखना है। अगर आप बॉन्ड अगर उसके स्टॉक में काम कर रहे हैं तो उसमें भी यही सेम इम्पेक्ट होता है। जब भी आपका प्राइस जो है इंटरेस्ट रेट कम होता है तो आपका जो स्टॉक मार्केट के शेयर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। ये आपने पॉलिसी आपने लाजमी देखनी है, आइदर वो डॉविश है या हॉकिश है, ठीक है। इसको आपने फोकस करना है कि उसमें आप ये बताते हैं हम इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, यहाँ वो अपनी बताते हैं कि हम नेक्स्ट मंथ कम करेंगे। तो ये चीज़ें आपने दो रखनी है एज आप अगर फाइनेंशियल मार्केट में काम करें, आइदर स्टॉक में, फॉरेक्स में या बॉन्ड्स में, ठीक है। बॉन्ड्स का भी यही इम्पेक्ट है। उसके अलावा हम मेन चीज़ फोकस करेंगे कमोडिटीज़ मार्केट को, हाउ मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्ट कमोडिटी मार्केट। तो हॉकिश अगर पॉलिसी होगी स्ट्रेंथ करेंसी की बढ़ेगी और हायर कमोडिटी प्राइस होगी, सही है। तो इससे क्या होगा, फॉरेनर जो है ना वो कम डिमांड हो जाएगी, ठीक है, रिड्यूस डिमांड एंड लोअर प्राइस, ठीक है। इससे क्या होगा, गोल्ड की प्राइस जो है वो तो जो है उसकी डिमांड बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि आपके डॉलर की प्राइस जो है वो ज़्यादा ऊपर है। तो ये अगर पॉलिसी, ये आपने लास्ट में नोट करना है। दूसरा, अगर डॉविश है, वीक करेंसी है, लोअर कमोडिटी प्राइस है, ठीक है, करेंसी अगर कम होगी तो प्राइस जो है वो कम फॉरेनर्स के लिए एक बहुत कम लगेगी, ठीक है, क्योंकि आपका करेंसी वीक हो गई है। अब वीक करेंसी के अंदर आप ज़्यादा बाय कर सकते हो, इनक्रीज डिमांड ऑफ आर गोल्ड, है ना, प्राइस इस वजह से बढ़ती है। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। हॉकिश और डॉविश पॉलिसी का अपने कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये सेंट्रल बैंक का मेन इम्पैक्ट होता है, ठीक है। जैसे मैंने हॉकिश का भी बताया कि करेंसी स्ट्रेंथन होगी तो प्राइस जो है कमोडिटी की वो हायर हो जाएगी। हायर प्राइस कमोडिटी के अंदर वो बायर फॉरेनर्स उसको बाय नहीं करेंगे, इस वजह से जो प्राइस है वो रिड्यूस, डिमांड्स की रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अगर डॉविश है तो उससे करेंसी जो है ना वीक होगी, वीक होने की वजह से जो गोल्ड की वो है प्राइस वो लो हो जाएगी, तो इसलिए बायर्स उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं तो उसको बाय करते हैं, तो इस ज़्यादा बाइंग की वजह से उसकी प्राइस जो है ना वो बढ़ेगी। ये आपने कॉन्सेप्ट रखना है। उसके बाद इम्पेक्ट ऑफ करेंसी ऑन कमोडिटीज़, जैसे मैंने बताया वही चीज़ यहाँ पे अगेन मैंने लिखी हुई है, स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर ड्यू टू हॉकिश। तो ये जो इस वजह से गोल्ड की प्राइस कम हो जाएगी, वीक होगा, ये मैंने आपको थोड़ा हाईलाइट करके बताया नोट्स बनाने के लिए। उसके बाद कंक्लूजन में भी वही चीज़ है जो आगे हमने डिस्कस की हुई है। स्ट्रेटजी फॉर इन्वेस्टर है, ये थोड़ा एडवांस लेवल की है, तो इसको हम फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और सेकंड वीडियो इंशाल्लाह जो है ना हम नेक्स्ट वीक को बनाएंगे, उस पर हम डिस्कस करेंगे जो इसके सेंट्रल बैंक के और कंपोनेंट्स हैं, या उसके अलावा जो अगर हमारा सेशन 3 है, ये 2 का सेशन था, 3 सेशन जो है हम उसमें बकाया चीज़ें